तो देखो बेटा, कल हमने एक डिजीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था ओस्टियोपोरोसिस। हमने कहा था कि हमारी बोन स्पेशली अगर पोरियस हो जाती हैं तो वो ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं, उनकी रिस्क हो जाती है कि वो जल्दी से ब्रेकअप हो जाएं। और उसमें हमने इटसेल्फ ये कहा था कि दो तरह की सेल इन्वॉल्व होती हैं, एक ओस्टियोक्लस्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो उसकी कल हमने इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे। तो किन लोगों को ये डिजीज की रिस्क ज्यादा होएगी, जिसमें बोन्स ज्यादा पोरियस हो जाएंगे? तो एक तो हमने कहा था कि फैमिली हिस्ट्री, है ना। ये हमने कहा था कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो यदि फैमिली में किसी मेंबर को आपके है, मदर फादर में से, तो आपके लिए भी ये रिस्क इंक्रीज होगी। इसके लिए दूसरा कारण हमने बताया था एज, कि जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होगी हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ेगी। फिर सेक्स वाइज भी हमने देखा था कि इटसेल्फ फीमेल जो है वो ज्यादा प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एज कंपेयर टू मेल। और स्पेशली हमने कहा था कि आफ्टर मीनोपेज इस डिजीज की रिस्क डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया था, ऑस्टियोपोरोसिस को टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस है वो मेनली किसकी वजह से, हार्मोनल डिफरेंस या डेफिशिएंसी की वजह से हमारे को ये डेवलप हो रही थी। तो पोस्ट मीनोपोजुअल ओस्टियोपोरोसिस मेनली यही होती है, ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा थी। हमने इसको रेशियो में भी बताया था कि 1:2, कि हर दो फीमेल में से एक फीमेल को ओस्टियोपोरोसिस की रिस्क आफ्टर मीनोपेज जो है वो डेवलप आपकी हो जाती है। इसके पीछे कारण भी आपको बताया था कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी इसका मेजर कारण होता है। मेल के अंदर अगर हम देखें तो जो रेशियो हमने बताया था वो 1:5 का रेशियो बताया था, कि हर 5 में से एक आदमी को ओस्टियोपोरोसिस की रिस्क डेवलप होगी आफ्टर सर्टेन एज। और उसके पीछे कारण था कि मेल के अंदर यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके पीछे कारण था। इसके अलावा यदि थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, या हाइपर पैराथायरोडिज्म आपका डेवलप हो जाता है, तो उसके केस में भी हमारे को देयर इज ए मोर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। फिर कल ही हमने कहा था कि इटसेल्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, की हम जो फूड इंटेक कर रहे हैं अगर उस फूड के अंदर प्रॉपर कैल्शियम डाइट नहीं है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डेवलप होएगा। जो हमारी बोन्स हैं वो देखिए, ऊपर की साइड में हमने कहा था कि बोन के ऊपर एक कंपैक्ट मटेरियल होता है जो हार्ड और डेंस होता है, और अंदर जो हमारी बोन्स हैं वो स्पॉन्जी नेचर की थी। तो ये डिपेंड कर रहा था कि इसके अंदर जो मास है वो स्पॉन्जीनेस जो है अगर और ज्यादा बढ़ जाए, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होएगा, स्पॉन्जीनेस और ज्यादा बढ़ गई है, उसके केस में ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ जाएगी। उसके पीछे ये कारण हमने दिए थे कि मेनली इन हार्मोन की डेफिशिएंसी से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हमारे को ये डिजीज डेवलप होती है। अगर किसी पर्सन को, तो ये तो हमने कारण पढ़े, इसके अलावा जैसे हमने और कहा था कि एजिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो एज के साथ इसकी रिस्क बढ़ती है। तो दूसरा जो ओस्टियोपोरोसिस हमने कहा था वो टाइप 2 ओस्टियोपोरोसिस था, जिसको हम सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस के भी बोल रहे थे। तो इसके केस में हमने कहा था कि इसके कई कारण थे, जैसे सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल। कि सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल में हमने कहा था कि यदि हम फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो हमारी बोन जो है ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है और ओस्टियोपोरोसिस की रिस्क डेवलप होती है। यदि कोई पर्सन अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, या स्मोकिंग कर रहा है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक वाटर ज्यादा पी रहा है, कार्बोनेटेड ड्रिंक वाटर में स्पेशली जैसे हम ये पेप्सी, है ना, कोका कोला, ये सब हम पीते हैं तो उसके अंदर वो कार्बोनेटेड वाटर है, तो उस केस में भी हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा आपका इटियोलॉजिकल या रिस्क फैक्टर में हमने कहा, यदि कोई पर्सन इस तरह की मेडिसिन ले रहा है जिसकी वजह से भी ये डिजीज डेवलप हो सकती है, जैसे लॉन्ग टाइम तक यदि कोई पर्सन कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है ना, स्टेरॉइड्स अगर वो ले रहा है, या इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी ले रहा है, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है जैसे एंटी एस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी और वो आपका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करेगी। इसी तरह से एंटी कैंसर ड्रग जो कैंसर के ट्रीटमेंट में आ रही है, या एंटा एसिड्स अगर हम ले रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क के डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी। फिर ऑस्टियोपोरोसिस के और भी कारण है, सर्टेन कुछ डिजीज हमारे को होती हैं
और ये डिजीज अगर हमारे को हो गई है तो उसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है, जैसे कि जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गई हैं। यदि किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है, जिसमें स्टोमक या ड्यूडेनम में अल्सर हो सकते हैं, या इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज है कि जीआईटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, या रूमेटोइड अर्थराइटिस है, या कैंसर है, या किडनी डिजीज है, या डिप्रेशन है, या एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो उन केसेज में भी उन पर्सन्स में ओस्टियोपोरोसिस की रिस्क के डेवलपमेंट ज्यादा होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये वैसे कल फैक्टर हमने देख लिए थे। अब जो हमारी बोन होती है वो 3 तरह की सेल्स से मिलकर बनी होती है, जैसा कि कल आपको वीडियो में भी दिखाया था। पहली सेल्स होती हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जैसा कि ये एक तरह से बोन को डिग्रेडेड करती हैं, तो ये क्या काम करेंगी, दे रिमूविंग बोन टिश्यूज, तो ये बोन डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो बोन डीजनरेशन जो होता है वो इन सेल्स से होएगा, जिसको ओस्टियोक्लास्ट सेल्स बोल रहे हैं। दूसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं वो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स एक मैट्रिक्स लाइक फ्लूइड सब्सटेंस बनाती हैं, रिलीज करती हैं, जिससे बोन ग्रोथ ज्यादा होती है। तो जब हम अर्ली स्टेज में या डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, जैसे आप चिल्ड्रन से यंगर एज में जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि उस केस में ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो कम एक्टिवेट होती हैं। तो इस वजह से बोन डिग्रेडेशन कम होएगा और बोन ग्रोथ ज्यादा होएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा बोन ग्रोथ होनी चाहिए उसके लिए ओस्टियोब्लास्ट सेल का एक्टिवेशन होना चाहिए। तीसरी टाइप की एक सेल्स और होती है जिनको ओस्टियोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये ज्यादातर मोस्ट अबुडेंट टाइप की बोन सेल्स हैं, जो मेनली बोन टिश्यू को प्रॉपर वर्क करने के लिए एक्टिवेट करती है। तो अभी हमने देखा ये 3 तरह की सेल्स हमारी बोन्स में होती हैं। तो जब हमें ओस्टियोपोरोसिस की रिस्क होती है जिस पर्सन को, उस केस में क्या होगा, बोन डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस केस में जिस पर्सन को ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूं, ये जैसे ओस्टियोपोरोसिस किसी को हुआ उसको मैंने ओएस से नाम दिया है। तो जिस पर्सन को ओस्टियोपोरोसिस होएगा उसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी, इनका एक्टिवेशन होएगा, ये ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगेंगी और ज्यादा एक्टिवेट होएंगी। जबकि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो आपकी डिग्रेडेड हो जाएंगी या उनका एक्टिवेशन कम होगा। तो अब आप बताइए, बोन ग्रोथ करेगी या बोन डिग्रेडेड होएगी बेटा? डिग्रेड। डिग्रेड है ना, क्योंकि हमने कहा कि ओस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्टिवेट है तो वो बोन को डिग्रेडेड करेंगी, और ओस्टियोब्लास्ट आपकी कम एक्टिवेट है जो बोन फॉर्मेशन करती थी, क्योंकि वही मैट्रिक्स टाइप के सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती थी, जिससे बोन रिपेयर होकर के हील होकर के वापिस से और जनरेशन उसमें होता था। तो इनकी क्वांटिटी ओस्टियोब्लास्ट की कम हो जाती है और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। वो आपका मेनली इसका कारण रहेगा। तो ओस्टियोपोरोसिस की मेन पैथोफिजियोलॉजी यदि हम देखते हैं, तो अभी हमने कहा कि हमारा जो बोन मास है वो कम हो जाता है, तो रिड्यूस बोन मास है ना, हमारा जो बोन मास है वो कम हो जाता है। बोन मास कम होने के पीछे क्या है, बिकॉज देर इज ए डिटेरियोरेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। जो हमारे बोन मैट्रिक्स सब्सटेंस है, जो अभी हमने कहा था कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है ना, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो मैट्रिक्स लाइक जली सब्सटेंस बनाते थे, और उससे बोन जो है वो रीजनरेट होकर के, रिपेयर होकर के, हील होकर के उसमें एक तरह से ग्रोथ होती थी। तो यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, और उसकी वजह से हमारी बोन के अंदर मैट्रिक्स लाइक जेली सब्सटेंस नहीं बन पाता, जिससे बोन डिग्रेडेड होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से बोन का जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स है वो एक तरह से डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि रिड्यूस टोटल बोन मास आपका इसमें कम हो रहा है। बोन मास कम होने के पीछे अभी हमने कहा है कि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का टर्नओवर या रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कम एक्टिवेट हो गई हैं। इनका जो बैलेंस होना चाहिए, अगर किसी पर्सन में दोनों का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में, ये बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया है। और अब इस केस में ओस्टियोक्लास्ट सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो गई हैं और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स कम एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल बोन मास है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस होएगी, तो हम कह रहे हैं कि हमारी बोन जो है वो पोरियस हो जाएगी,
क्योंकि अभी हमने कहा था कि जो स्पॉन्जी हार्ड लाइक सब्सटेंस था उसके अंदर स्पॉन्जी में आपका सब्सटेंस बीच में बोन में प्रेजेंट होता है, वो ज्यादा पोरियस हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन जो है वो ब्रिटल और फ्रेजाइल हो जाएंगी। तो इजीली थोड़ी सी चोट लगते ही उन बोन्स में फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसके पीछे कई कारण आपको बताए थे कि पर्टिकुलरली एज रिलेटेड आपका लॉस होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारा ये बोन मास जो है वो कम होता जाएगा। इसके पीछे आपको कई कारण बताए थे कि कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है स्पेशली वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल कम होता जाता है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन का लेवल भी कम हो जाता है। तो कैल्सिटोनिन क्या कर काम कर रहा था, ब्लड से कैल्शियम को अपटेक करा के बोन्स में ले जा रहा था। तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम बोन्स में प्रेजेंट होएगा, और बोन के अंदर हम जानते हैं बोन ग्रोथ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है कि एक तो उसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए, इसीलिए हम मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट कहते हैं कि आपको इनटेक करने चाहिए ताकि आपके बोन के अंदर कैल्शियम मेंटेन्ड रहे। और दूसरा अभी हमने कहा था इसकी ग्रोथ के लिए विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है। तो अगर इन दोनों की क्वांटिटी कम हो रही है तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे को ये डिजीज डेवलप होएगी। तो एज बढ़ने के साथ साथ हम क्या कह रहे हैं कि एस्ट्रोजन कम हो रहा है और कैल्सिटोनिन कम हो रहा है। तो कैल्सिटोनिन कम होने की वजह से यहाँ पे पर्टिकुलरली कैल्शियम का लेवल जो है वो बोन्स में कम होगा। इसी तरह से हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ज्यादा रिलीज होएगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो अपोजिट एक्शन शो करता है कैल्सिटोनिन के। तो दोनों का एक्शन क्या होता है बेटा, देखो मैं ऊपर की साइड में बना रहा हूं, ये जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये हमारी कोई बोन है, ठीक है। अब इसमें जो कैल्शियम है, हम जो भी फूड इंटेक करते हैं है ना, उन फूड के अंदर जो कैल्शियम होता है वो फाइनली एब्जॉर्ब होकर के वो कैल्शियम ब्लड में रीच कर जाता है, और ब्लड से वो कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब होकर के बोन्स में जाता है। तो जितना ज्यादा ये प्रोसेस एक्टिवेट होएगा, जितना ज्यादा ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ब्लड से बोन में होएगा, उतनी हमारी बोन स्ट्रोंग होंगी। लेकिन जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो ये कैल्शियम वापिस से रीएब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ जाता है। दोनों प्रोसेस होते हैं बेटा। तो पहला जो प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम ब्लड से बोन के अंदर रीएब्जॉर्ब हो रहा था, उसके अंदर जो हार्मोन चाहिए वो कैल्सिटोनिन चाहिए। कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसके अंदर, बोन के अंदर। तो यदि किसी पर्सन में कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी होगी तो ये प्रोसेस आपका रुक जाएगा, देखो बेटा, जिससे ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी लेकिन बोन्स में कम रहेगी। और दूसरा जो हार्मोन था जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज हो रहा था, जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोल रहे थे, ये हार्मोन क्या काम कर रहा था, ये जितना ज्यादा रिलीज होएगा ये बोन से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करा के वापिस से ब्लड में ले। तो जो ओस्टियोपोरोसिस का पर्सन है उसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन तो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो ज्यादा काम करने लग जाता है या ज्यादा रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है उसकी क्वांटिटी कम रिलीज होने लग जाती है। तो उससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या होएगा, बोन के अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन कम होएगी, जिससे बोन मास जो है वो कम होने लग जाएगा, और यही इस डिजीज में डेवलपमेंट होता है। समझ में आ गया बेटा? सर। तो इसमें हम कह रहे हैं कि दो टाइप की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो जो बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस है वो दो स्टेप में होती है। आपका पहला तो होता है बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन में हम कह रहे थे कि बोन सेल जो है स्पेशली ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है ना, ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है बिकम द बोन टिश्यूज। तो ओस्टियोपोरोसिस में ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, और इनके एक्टिवेशन की वजह से हमारे बोन टिश्यूज ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा बोन फॉर्मेशन किससे होता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स से। तो ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं, क्योंकि जेली मटेरियल मिनरल लाइक सब्सटेंस आपके मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस बनाती हैं जो मिनरल और कैल्शियम और फोस्फेट से बनते हैं।
तो इन ओस्टियोब्लास्ट सेल्स का एक्टिवेशन कम हो जाता है। तो अब देखो बोन ग्रोथ तो कम हो रही है क्योंकि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो गई हैं, जबकि ओस्टियोक्लास्ट सेल जो उसको डिग्रेडेड कर रही थी बोनी टिश्यूज को, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे को ओस्टियोपोरोसिस डेवलप हो। इसके अलावा इन सेल एक्टिवेशन के अलावा अभी हमने कहा था कि इन दो प्रोसेस के अलावा हार्मोन भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मेल फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी ज्यादातर मीनों के बाद में डेवलप हो रही थी, या ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी कम हो गई है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्वांटिटी कम हो गई, तो उस केस में इन सेल की एक्टिविटी चेंज होगी। उस केस में जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो कम एक्टिवेट होंगी, ओस्टियोक्लास्ट सेल ज्यादा एक्टिवेट होंगी, और उसकी वजह से हमारी बोन मास जो है वो कम हो जाएगा। आ गया बेटा समझ में ये? यस सर। तो इसी तरह से आपके फैक्टर में ये रिस्क फैक्टर ये देखो, जैसे कम हो रहा है, जो टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो आपका अगर रिलीज हो रहा है तो कम रिलीज हो रहा है, तो उसमें कई फैक्टर्स थे, ये आप प्रोसेस होता है। इसमें दूसरे आप जैसे वगैरह इसमें ये हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है। फिर जेनेटिक डिस्पोजिशन हमने कहा था कि यदि पेरेंट को है तो या किसी तो ये सारे कम आएंगे। और अगर ये हो गए उस केस में बोन मास जो है लो हो जाएगा। और अगर मान लो ज्यादा हो गए हैं तो उस केस में स्पेशली जैसे न्यूट्रिशनल डाइट आपने ज्यादा करने लग गए हैं तो उस केस में बोन मास जो लॉस है वो आपका पर्टिकुलरली बढ़ जाता कम हो जाता है। लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो हमारा बोन लॉस मास जो है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारी बोन डेंसिटी कम होएगी, हमारी बोन्स जो है वो फ्रेजाइल हो जाएंगी, तो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा देगा। ठीक है बेटा समझ में आ गया? यस सर। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? क्योंकि अभी हमने कहा कि हमारी ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में बैलेंस होना चाहिए। देखो ये दोनों सेल्स में बैलेंस होना चाहिए। तो जब हम अर्ली ग्रोथ स्टेज में होते हैं, जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, जैसे चिल्ड्रन से हम एडल्ट एज में जाते हैं, तो उस केस में हमारी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स एक्टिवेटेड होती हैं और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स कम एक्टिवेटेड होती हैं। तो जितना ज्यादा ये एक्टिवेशन होएगा उतनी बोन ग्रोथ होएगी। लेकिन ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हम कह रहे हैं कि एज के साथ में, बेटा ये स्पीकर किसी का ऑन है, बंद करो। किसका ऑन हो रहा है? केतन स्पीकर म्यूट करो बेटा। केतन एक अटेंडेंस ले लिए बेटा श्रीधर। यस सर ले ली। केत बेटा म्यूट करो। तुम्हारे को तो देखो बेटा इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हमारे को ये डिजीज डेवलप होती है, हम कह रहे हैं कि एज के साथ साथ एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है बेटा? एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो फीमेल्स में मेनली ओवा से रिलीज हो रहा है, वो ट्यूमर का ग्रोथ फैक्टर्स, इन ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, टीजीएफ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। और ये टीजीएफ फैक्टर्स क्या काम करते हैं? जिस भी सेल में ये टीजीएफ फैक्टर्स रिलीज होंगे वो प्रोलीफरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे, और एक्टिवेट करने की वजह से जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है उनका एक्टिवेशन हो जाता है, और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो डीएक्टिवेटेड हो जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया कि एस्ट्रोजन से
एस्ट्रोजन का रोल हमारे बोन के ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में एक्टिवेशन में किस तरह से होएगा। इसी तरह से हम जानते हैं हमारी जो स्टेम सेल्स होती हैं उन्हीं से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं। और आरबीसी सेल्स आपका पर्टिकुलर स्टेम सेल से ही, क्योंकि हम कहते हैं कि जो मैक्रोफेजेज या आपके डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपके मैक्रोफेजेज आपके इस तरह से, वो प्रोलिफरेशन सेल से, एक्टिवेशन से होता है। तो उसके लिए कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। तो ये कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स जो है वो रिलीज होती हैं स्टेम सेल से। वो रैंक एल इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं। और जितना ये एक्टिवेशन होएगा उतना हमारा डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा। और रैंक रिसेप्टर्स जिस रैंक एल से जाकर के जब एक्ट करेगा तो उसकी वजह से हमारा ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का एक्टिवेशन होएगा। तो दो प्रोसेस है बेटा, देखो। एक प्रोसेस ये जब बढ़ता है स्टेम सेल से, जब रैंक एल सेल ज्यादा रिलीज होंगी तो रैंक रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट होंगे, जिससे ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है उनका एक्टिवेशन होएगा। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होने पे वो प्रोलिफरेशन बढ़ाता है, बिकॉज टीजीएफ फैक्टर्स रिलीज होकर के वो इस सेल प्रोलिफरेशन को बढ़ा के ओस्टियोब्लास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगा। तो जितना ज्यादा ये प्रोसेस ओस्टियोब्लास्ट का एक्टिवेशन, वो तो बोन के फॉर्मेशन को करेगा, जबकि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो बोन रिजॉर्प्शन या बोन डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका और होता है जिसको हम ओस्टियोप्रोजेस्ट्रीन बोलते हैं, जिसको ओपीजी बोला है। तो रैंक-एल यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर एक्टिवेशन न्यूक्लियर फैक्टर कापा लिगैंड। तो ये आपके दिखाए गए हैं ओस्टियोप्रोजेक्ट्रिन। ये जितना ज्यादा एक्टिवेट होगा उतना उस केस में यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट क्लास सेल्स का एक्टिवेशन होगा। तो अब हमारी एक तरह से ओस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ईस्ट्रोजन जो है उसकी तो डेफिशिएंसी हो रही है। और ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने से यहाँ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो टीजीएफ फैक्टर कम रिलीज होंगे। वो कम रिलीज होंगे तो उनका प्रोलिफरेशन जो कर, वो प्रोलिफरेशन प्रोसेस बोन्स के अंदर कम हो जाएगा। तो इस बोन के अंदर जो यहाँ पे दिखाई गई है, इस बोन के अंदर जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं उनका एक तरह से ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी या वो कम एक्टिवेट होगी, जिससे बोन प्रोसेस या बोन फॉर्मेशन या सिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो स्टेम सेल हैं, इनसे रैंक एल मतलब रिसेप्टर एक्टिवेशन न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी, जिसको हम रैंक एल से बोल रहे थे, ये ज्यादा एक्टिवेट होकर के इसके रैंक रिसेप्टर से अटैच होंगे। और साथ में ओस्टियोप्रोजेस्ट्रीन इसकी क्वांटिटी कम रिलीज होकर के ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को ज्यादा एक्टिवेट कर देंगी, जिसकी वजह से हमारे बोन इन दोनों के बीच में जो बैलेंस था वो बैलेंस डिस्टरबेंस हो गया, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ बोन फॉर्मेशन तो कम हो गया है बिकॉज ओस्टियोब्लास्ट सेल्स डीएक्टिवेटेड हो गई है। और बोन डिस्ट्रक्शन या रिजॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ गया है क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो गई। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो ये आपको पैथोफिजियोलॉजी में अच्छे से डिस्क्राइब करके इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसके लिए कई फैक्टर्स हैं, वो हमने अभी आपको बताई दिए कि ओस्टियोपोरोसिस जब होएगी जब किसी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होएगी। फिर हमने कहा कि मीनोपेज के बाद में भी बोन लॉस होता है एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से। एज, जेनेटिक फैक्टर और डाइट में अगर डेफिशिएंसी है तो भी वो बोन मास की क्वांटिटी को कम करेगी। और कुछ अदर फैक्टर्स और थे। यदि यंगर एज में फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तो फ्रैक्चर भी जो है वो इसको प्रोवोक करता है। तो यदि बोन मास आपका कम हो गया है तो हम जानते हैं कि हमारी बोन्स जो हैं वो पोरियस हो जाएंगी और वो फ्रैक्चर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी, है ना। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस देते ही बोन जो है वो फ्रैक्चर्स हो जाएंगी, उसकी वजह से हमारे को ओस्टियोपोरोसिस डेवलप होगी। तो अब अगर इसका ट्रीटमेंट हमें करना है, ओस्टियोपोरोसिस कैसे करें बेटा? तो एक तो डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें। एस्ट्रोजन एफिशिएंसी हम दे सकते हैं। तो किसी फीमेल में पे डबल तो एक्सटर्नली हम ये दे सकते हैं। अगर फीमेल मेल
तो की कमी होगी, इंजेक्शन पेशेंट। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये हो गया कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट। सब हार्मोन हमारे डेवलप हो रही थी, तो कैल्सिटोनी, टमोक्सिफेन एंड टेरिपेरा दी है। टमोक्सिफेन क्या है बेटा? एस्ट्रोजन एक्टिव, तो जो काम एस्ट्रोजन का था वो काम करेगी। तो अभी हम कह ही रहे थे कि एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से मेनली आपका क्या हो रहा था, उसके अंदर ओस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट हो रहा है। तो यदि हम टेमोक्सिफेन देंगे तो वो एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा करके ओस्टियोपोरोसिस को कम करेगी। फिर इसके अलावा देखो, आपको और भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह साथ में सप्लीमेंट, मान लो जॉइंट बुरी तरह से अफेक्टेड हो गया है, उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें रिप्लेसमेंट हम करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट ये हमें जरूर देना है, क्योंकि मेनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज डेवलप हो रही थी। तो कैल्शियम, अगर हम कैल्शियम की टैबलेट या कैप्सूल्स अगर देते हैं तो उससे कैल्शियम की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ेगी और वो फाइनली रीअब्जॉर्ब होकर के बोन्स में जाएगा, जो मेन न्यूट्रिएंट है बोन्स का। और दूसरा विटामिन डी, उसकी डेफिशिएंसी से भी हो रही थी, तो विटामिन साथ में कंबाइंडली देंगे। अब आपको ये डिजीज कितनी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके लिए आप बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराओ कि बोन के अंदर डेंसिटी कितनी है, वो उसके मिनरल के लेवल से चेक होएगा। तो यदि मिनरल लेवल कम आ रहा है तो वो एडिशनल मिनरल्स हम ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारे को जो मेनली कैल्शियम मिलता है और विटामिन डी मिलता है वो डाइट से आपको मिल रहा है। तो डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट आपका टेक है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारी बोन की मेंटेन करते हैं, तो एक्सरसाइज करने ट्रीटमेंट जो है, तो आपको ये के लिए क्या आपको रेगुलरली हमारी ओस्टियोब्लास्ट ज्यादा ओस्टियोक्लास्ट भी एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते, रनिंग, रोप कर सकते हो, जो कर सकते हो, ये जैसा करें जो फ्रेश आपकी कम हो। बाकी जो स्ट्रेस है उनको हम कम, जैसे स्मोकिंग वगैरह को स्टॉप करें, है ना। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। कैफीन भी हमने कहा था कि इटसेल्फ ये कैल्शियम के एक्सक्रिएशन को बढ़ाता है यूरिन के साथ, तो कॉफी वगैरह कम पिए। अगर आपको हार्मोन का हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें साथ में, से भी हमारे को इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे। अगर उनको करते हैं तो हो जाएगी, हमारा कोई डेवलप नहीं हो। अब डायग्नोसिस, अगर किसी को चीज हो गई है तो कैसे कर सकता है डायग्नोस? एक्सरे में हमें पता लग जाएगा बोन डेंसिटी कितनी। इसके अलावा सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, स्पाइन वगैरह का करने से हमारे को पता लग जाएगा। इसके अलावा जो डेक्सा टेस्ट है, जो कि ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनमेट्री है, ये एक्चुअली टेस्ट जो होता है डेक्सा टेस्ट, ये हमारी बोन डेंसिटी चेक करने के लिए होता है, जिसको हम बोन डेंसिटोमीटर से चेक कर सकते हैं, जिससे हम बीएमडी चेक करेंगे। तो यदि हमारी बीएमडी लेवल कितना है वो हमारे को चेक करना है। तो ये डायग्नोसिस के टेस्ट हो गए कि आपको पता लगेगा कि ये डिजीज आपको, आप रिस्क पे है या नहीं है, हम इस तरह से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है।